अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे। सेल्स अंदरूनी माहौल में तब्दीली के मुताबिक ढल जाते हैं, जैसे पूरा जानदार बैरूनी माहौल में तब्दीली के मुताबिक ढल जाता है। सेल्स अपनी साख्त, तादाद और किस्म में तब्दीली करके खुद को माहौल के मुताबिक ढाल देते हैं। सेलुलर एडेप्टेशन किसी स्टिमुलस के जवाब में होती हैं और जैसे ही एडेप्टेशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, यह अमल भी रुक जाता है। ये सेलुलर एडेप्टेशन मुख्तलिफ किस्म की होती है, जैसे एट्रोपी मतलब सेल के साइज़ में कमी, हाइपरट्रोपी सेल के साइज़ में इजाफा, हाइपरप्लेजिया सेल की तादाद में इजाफा, मेटाप्लेजिया सेल की किस्म में तब्दीली, डिस्प्लेजिया सेल में गैर मामूली तब्दीली। जैसे कि इस तस्वीर में सेलुलर एडेप्टेशन का अमल जाहिर किया गया है। जब सेल्स पर दबाव यानी स्ट्रेस पड़ता है तो वो या तो इंक्रीज फंक्शनल डिमांड या फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी की सूरत में रद्द अमल जाहिर करते हैं। अगर स्ट्रेस मुसलसल रहे तो सेलुलर एडेप्टेशन का अमल शुरू हो जाता है, जिसमें वो मुख्तलिफ तब्दीलियां करते हैं, जैसे हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, एट्रोपी, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, ये सारे शामिल हैं। अगर स्ट्रेस ख़त्म हो जाए तो सेल अपनी हालत में दोबारा वापस आ सकते हैं। अगर स्ट्रेस बहुत लंबे अरसे तक रहे तो इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है, जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का सबब बनती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एट्रोपी के बारे में बात करेंगे और फिर आने वाली वीडियोस में हम हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, डिस्प्लेसिया और मेटाप्लेसिया के बारे में बात करेंगे। जब वर्क डिमांड में कमी या एनवायरमेंटल कंडीशन ख़राब हो जाती हैं तो ज़्यादातर सेल्स एक छोटे साइज और कम और ज़्यादा एफिशिएंट लेवल पर वापस जा सकते हैं, जो इनके सर्वाइवल के लिए मौजू होती है। सेल्स के साइज में ये कमी एट्रोपी कहलाती है। एट्रोपी शुदा सेल्स अपने ऑक्सीजन के इस्तेमाल और दीगर सेलुलर फंक्शन को कम करने के लिए अपने ऑर्गेनल्स और दीगर ढांचों की तादाद और साइज को कम कर देते हैं। इस अमल में माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफिलामेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ढांचे की तादाद भी कम हो जाती है। सेलुलर एट्रोपी के साथ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स की तादाद और साइज में भी इजाफा हो जाता है और लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मिकदार में भी इजाफा हो जाता है। ये एंजाइम गैर ज़रूरी ऑर्गेनल्स के इंट्रासेलुलर डाइजेशन में काम करते हैं। एट्रोपी के शिकार सेल्स में मुर्दा या मरते हुए ऑर्गेनल्स या इनके कुछ हिस्से ऑटोफेजिक वैक्यूल्स में शामिल हो जाते हैं। इन वैक्यूल्स में लाइसोसोम अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स खारिज करते हैं, जिसके नतीजे में गैर ज़रूरी सेलुलर ऑर्गेनल्स को हजम कर दिया जाता है। अब अगर हम कॉजेज ऑफ एट्रोपी की बात करें तो मिसाल के तौर पर मसल की एट्रोपी उस वक्त होती है जब टांग को तवील अरसे के लिए प्लास्टर के ज़रिए इमोबिलाइज कर दिया जाता है। अगर हम दूसरी मिसाल की बात करें तो डीनर्वेशन इसकी दूसरी मिसाल है। जो लिम्फ पैरालाइज हो जाते हैं उनके मसल में भी एट्रोपी हो जाती है। अगर हम एक और मिसाल की बात करें तो इस्कीमिया यानी खून की फराहमी में कमी। पैरों के मसल्स के अंदर एट्रोपी हो जाती है अगर टांग के खून की नालियां आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से तंग हो जाए। इसी तरीके से गुर्दे की आर्टरीज में तंगी यानी स्टेनोसिस गुर्दे की एट्रोपी का सबब बन सकती है। एक और कॉज की मिसाल है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन यानी नामुकम्मल ग़िज़ाइयत। भूख के बाद अमूमन एट्रोपी जो पूरे जिस्मानी साख्त को मुतासिर करती है। अगर एक और कॉज की बात करें तो लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, जैसा कि ख़वातीन में मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन की कमी की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एट्रोपी हो जाती है। अगर एक और आखिरी मिसाल की मैं बात करूं तो उम्र बढ़ने के साथ एट्रोपी। ये सेल्स में उम्र बढ़ने की वजह से एक अमूमन फिजियोलॉजिकल तब्दीली है, ख़ास तौर पर दिमागी सेल्स और दिल के खलियात में वाक़ा होती है। आज का एट्रोपी का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरट्रोपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।